हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर आ चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। जी हाँ, यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे उसके नेबर्स के साथ में। और जब नेबर्स की बात होती है तो जनरली हम दो कंट्रियों को कंसिडर करते हैं। एक हम बात करते हैं चाइना की और दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की। इन दो कंट्रियों के संदर्भ में कहीं ना कहीं में बहुत ज़्यादा डिटेल में ही हमें ये समझना है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान किस तरह से डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इन्होंने देखे, यानी कि इंडिया जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ एज कंपेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है वो एक साथ ही क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। लेकिन इनिशियली आप लोगों को जानकर समझ में आएगा कि पाकिस्तान जो था वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया जो है एक लीडिंग फैक्टर बना। और उसके बाद जब आप चाइना के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चाइना के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट की गई और चाइना आजकल के समय के अंदर क्यों एक उभरती हुई इकॉनमी जो है वो बनकर आया। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले और ये समझने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों के द्वारा क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो अगर मैं डिस्कस करता हूं तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, क्या समझेंगे लर्नर, फिगर आउट कंपैरेटिव ट्रेंड्स इन द वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ द इंडिया एंड इट्स नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की और उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किसके साथ में, चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद हम बात करेंगे असेस द स्ट्रेटजीज दैट दीज कंट्रीज हैव अडॉप्टेड टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि क्या स्ट्रेटजीज बेसिकली अपनाई गई इन कंट्रीज के द्वारा, यानी कि इंडिया के द्वारा क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई, चाइना के द्वारा क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई और पाकिस्तान के द्वारा क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई। उन स्ट्रेटजियों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत ही प्यारा कोट यहाँ पर है, कहता है ज्योग्राफी हैज मेड अस नेबर्स, history has made us friend, economics has made us a partner, and necessity has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder. Right? तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, बहुत ही प्यारी कोटेशंस बनाई गई है कि ज्योग्राफी ने हमें क्या किया है, हमें अपना नेबरर बनाया है, और हमें हिस्ट्री ने क्या किया है, अपना दोस्त बनाया है, और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हमें एक पार्टनर बनाता है। राइट? और जो साथ में कहा गया नेसेसिटी जो है, यानी जरूरतें जो है वो हमें क्या करता है, एलाइज बनाती है। राइट? तो देखिए एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही प्यारा कोट है जो कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने नेबरर्स को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज आवर नेबरर्स। राइट? तो वही बात है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं के साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में ये चैप्टर है, बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस तरह से इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान के कंपैरेटिवली चीजों को कर पाया, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। और इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी स्टडीड द डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया इन डिटेल, यानी कि पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिटेल में समझने की कोशिश करी कि इंडिया जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाहे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करी, चाहे हमने पॉवर्टी के बारे में बात करी, चाहे हमने डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करी, चाहे हमने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर की, चाहे हमने बात करी हमारी सेकेंडरी सेक्टर की, चाहे हमने बात करी अपने टर्जरी सेक्टर की, सबकी बात हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी। साथ में कहता है वी ऑल्सो स्टडीड द काइंड ऑफ पॉलिसीज इंडिया अडॉप्टेड, किस प्रकार की पॉलिसीज जो वो इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट की गई, विच हैड वेरिंग इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट सेक्टर, जिसका कि अलग अलग इम्पैक्ट, अलग अलग प्रभाव जो है अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिला। हमने प्लान्स के बारे में समझा कि क्या क्या प्लान्स जो तो बेसिकली लाए गए, उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो कहते हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स और सो द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज across the world partially because of the process of globalization has both short as well as long term implication for each country including India। तो पास्ट में जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं तो उसका इम्प्लीकेशन जो है वो भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। यानी कि जो भी चीजें एक वर्ल्ड के अंदर अकर हो रही है, चाहे चाइना के अंदर अकर हो रही है, चाहे पाकिस्तान के अंदर अकर हो रही है, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी तरह का अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है या फिर किसी भी तरह के चेंजेस देखे जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और उसी चीज से संदर्भ में ये चैप्टर है और ये चैप्टर बात करता है। तो आगे क्या कहता है, नेशंस हैज बीन primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies, यानी कि अलग अलग प्रयास हर कंट्रीज के द्वारा किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक
इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया जा सके। यानी कि हर कंट्री अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रही है, जिनके तहत वो चीज़ों को क्या कर सकती है, बेहतर कर सकती है, और वो प्रयास जारी है। टू दिस इफेक्ट दे आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। इसी प्रयास में वो क्या कर रही है, अपने एरिया वाइज यानी कि रीजनल एसोसिएशंस बना रही है, और उसी तरह से क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल एसोसिएशंस भी उनके द्वारा बनाई जा रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारे पास सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, उसके बाद हमारे पास G8 है, फिर हमारे पास G20 है, फिर हमारे पास ब्रिक्स है। ब्रिक्स बेसिकली बात करता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और South Africa, etc. In addition, there is also an increasing eagerness on the part of the various nations to try and understand the development process pursued by their neighboring nations, as it allows them to better comprehend their own strength and weakness vis-a-vis their neighbors in the unfolding process of globalization. ये जो आप लोगों को पता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबलाइज हो रही है सारी की सारी कंट्री, और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि अगर हमारे जो नेबर कंट्रीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो उनके पीछे का क्या कारण है, और अगर हम लोग उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है। उन रीजन्स को समझना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जहां पर हम कंप्रिहेंसिवली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेबरर्स हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, वो किस तरह से चीजों को आगे लेकर जा रहा है। This is particularly considered essential by developing countries as they face competition not from the developed nations but also almost themselves in the relatively limited economic space enjoyed by the developing world। अब देखो क्या हो रहा है, हर जगह पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ है, कंट्री क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक कंट्री के जैसे सीमित हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है। तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें कहीं ना कहीं compete करने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है बाकी इकोनॉमिक्स के साथ भी। और अगर हमें सस्टेन करना है या फिर अपनी इकोनॉमिक्स को बहुत आगे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम अपने नेबरर्स को और जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करने का प्रयास करें। Beside an understanding of the other economies in our neighborhood is also required, as all major common economic activities in the region impinge or overall human development in a shared environment, right। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमें क्या है समझने की जरूरत है, और यही चीजें यहाँ पर बोली गई है। और आगे क्या कहता है, इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज परस्यूड बाय इंडिया एंड द लार्जेस्ट टू इन इट्स नेबरिंग इकोनॉमीज, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के साथ में हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं कि जो स्ट्रैटेजीज हमारे द्वारा अपनाई गई ग्रोथ के लिए, क्या उनको अगर मैं कंपेयर करता हूं पाकिस्तान और चाइना के साथ में तो उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी। तो उन स्ट्रेटजीज के बारे में ये डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या कहता है, इट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट डिस्पाइट बीइंग एंडाउड विद द वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज देयर इज अ लिटिल सिमिलरिटी बिटवीन द पॉलिटिकल पावर सेटअप ऑफ द इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज वेडेड to a secular and deeply liberal constitution for more than half a century, and the militarist political power structure of the Pakistan or the command economy of the China that has only recently started moving toward a democratic system and more liberal economic restructuring respectively। अगर आप लोग बात करें तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है, फ्रीडम देता है। इंडिया कहीं ना कहीं एक लिबरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर आपके पास फ्रीडम है, राइट। अलग अलग फ्रीडम्स है, कई आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं जो कि हमें संविधान से बेसिकली प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिलता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिलिट्री गवर्न इकोनॉमी रही है, यानी कि मिलिट्री का शासन वहां पर देखने को मिला है। तो मिलिट्रिकल या फिर मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर रहा है पाकिस्तान का। और वहीं पर अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो जो चाइना का स्ट्रक्चर रहा है वो कमांड इकोनॉमी का रहा है, यानी कि कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव उसका देखा गया है, राइट। तो अब इसके बारे में बात करें, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बात करते हैं, कहते हैं डेवलपमेंट पाथ क्या क्या चूज किया गया था, यानी कि किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इनका विकास हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, कहता है डू यू नो दैट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मेनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। क्या आपको पता है कि इनकी जो चाइना की अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो इनके द्वारा जो स्ट्रेटजीज बनाएगी कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि समानता देखने को मिलेगी इनके अंदर। तो देखते हैं क्या समानता है। ऑल द थ्री नेशंस हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम व्हाइल इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947।
इंडिया जो है वो आज़ाद होता है कब? इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ ही स्टार्ट करी थी। और जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 1949 के द्वारा। तो इन अ स्पीच एट दैट टाइम एक स्पीच दी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उन्होंने कहा था दिस न्यू एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन चाइना एंड इंडिया even though they differ in the content symbolize the new spirit of Asia and new vitality which is finding expressions in the countries in Asia। एशिया रीजन की अगर बात की जाए तो एशिया रीजन के अंदर इंडिया और चाइना का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो नए रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए चाइना और इंडिया के अंदर, राइट, बेशक ये अलग अलग कंटेंट अलग अलग तरीके से डिफर करते हैं, सिंबलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखा जाएगा या देखा जा सकता है किसके ऊपर? एशिया के अंदर, राइट। और एशिया की कहीं ना कहीं उभरती हुई इकोनॉमीज ये दोनों हैं। यानी कि अगर एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया के अंदर अगर किसी कंट्रीज के बारे में बात की जाती है तो एक चाइना और दूसरा इंडिया है, राइट। कई बार कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्योंकि सर देखो 1947 के अंदर क्या हुआ, चाइना और अपना इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं और 1949 के अंदर आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है। लेकिन आज अगर आप लोग देखते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना जो बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन जबकि अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में जब दोनों एक ही रेस में, दोनों क्या थे, एक ही साथ निकले थे, उसके बावजूद दोनों एक साथ आज़ाद होता है और लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। उसके पीछे के कारण क्या है? जबकि चाइना बाद में आया इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन उनसे बेहतर कर रहा है। क्या परिस्थितियां रही कि चाइना ज्यादा पाकिस्तान ज्यादा बेहतर नहीं कर पाया इंडिया के कंपैरिजन में? उसके बारे में समझेंगे। तो क्या कहता है? ऑल थ्री कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन द सिमिलर वे। तीनों एक ही रास्ते पर निकले थे, राइट। स्टार्टिंग तीनों की सेम ही हुई थी। कहता है व्हाइल इंडिया अनाउंस, इंडिया ने पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आया था इंडिया 1951-56 के अंदर। पाकिस्तान ने अनाउंस किया था अपने 5 ईयर प्लान्स, राइट। अब उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बोला जाता है। और चाइना, पाकिस्तान जो लेके आया था उसे 1956 के अंदर लेके आया था। चाइना जो है वो सबसे पहले अपने 5 ईयर प्लान लेकर आया और वो कब लेके आया था? 1953 के अंदर लेके आया था। तो आप लोगों को एक चीज समझने में देखने को मिल रही है कि इंडिया सबसे पहले अपने 5 ईयर प्लान लेके आया 1951 से 56 के अंदर। पाकिस्तान भी लेकर आया और पाकिस्तान उसे क्या बोलता है? उसे बोलता है मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बोलता है, जो कि 1956 के अंदर आए थे। और वहीं पर अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना 1953 के अंदर उसे लेकर आता है। लेकिन 2018 में, सिंस 2018 से पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 12th 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान। यानी कि 2018 से लेकर अगर अभी बात की जाए तो पाकिस्तान 12वें 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि 2018 से 23 के बीच में। जबकि चाइना वर्क कर रहा है अपने 14th 5 ईयर प्लान के बेसिस पर 2021 से लेकर 2025 तक चलेगा। अंटिल मार्च 2017 इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। यानी कि इंडिया भी क्या कर रहा है? अपने 5 ईयर प्लान को चला रहा है, राइट, इस मॉडल के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज थी, विशेषता थी, तो इन्होंने सेम ही स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। सच एज क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर, बड़ा पब्लिक सेक्टर बनाएंगे और रेस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा लोगों के विकास के ऊपर, यानी कि लोगों के विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ऐसा बोला गया कहीं ना कहीं इस मॉडल के अंदर। लेकिन 1980 तक क्या हुआ? ये जितने भी कंट्रीज थी इनकी सिमिलर ग्रोथ रेट था और सेम पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी। यानी कि 1980 तक अगर आप देखेंगे तो 1980 तक ज्यादा डिफरेंस नहीं था। चाइना की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए या फिर इंडिया की बात कर लीजिए, इनका जो ग्रोथ लेवल था वो क्या था? सेम था। और कहीं ना कहीं जो पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति आय की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलती थी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका है इस चीज के अंदर। ऐसा क्यों है? कहता है वेयर डू दे स्टैंड टुडे in comparison to one another? Before we answer this question, let us trace the historical path of the development policies in China and Pakistan. After studying the last 3 units, we already know what policies India has been adopting since its independence. यानी कि 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ी और हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंडिया ने क्या पाथ बेसिकली फॉलो किया। तो समझना जरूरी है कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भी किस तरह का पाथ जो है वो फॉलो किया जाता है आगे। अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो चाइना क्या कहता है? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल। चाइना के अंदर क्या चलता है? वन पार्टी रूल चलता है, सब कोई जानते हैं, राइट। तो क्या बोला गया? ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कि एक पार्टी राज वहां पर चलता है
और जब एक पार्टी राज वहां पर चलता है तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी ओन की जाती हैं, वो सारी की सारी मेंटेन की जाती हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां पर देखा जाता है। अब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पर क्या कहता है, द ग्रेट लीफ फॉरवर्ड, GLF इसे बोला जाता है, कैंपेन इनिशिएट करता है 1958 के अंदर और एम करता है इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्रीज ऑन अ मैसिव स्केल, यानी कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए चाइना लेकर आता है द ग्रेट लीफ फॉरवर्ड प्लान, राइट, कैंपेन, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ के ऊपर बात की जाएगी। पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स, लोगों को बोला गया कि अपने घरों के अंदर क्या करिए, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करिए और इंडस्ट्रीज को क्या करिए, ऑपरेट करिए। सरकार भी इसके लिए क्या करती है, बहुत ज्यादा मदद जो है वो करने वाली है। In rural areas, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivated land. लोगों ने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया। 1958 के अंदर वहां पर 26,000 कम्यून्स थे, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म्स पॉपुलेशन, सारी की सारी फार्म पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले थे। आगे क्या कहता है, GLF कैंपेन met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. यानी कि क्या है बेटा, सूखा पड़ गया चाइना के अंदर, ड्रॉट आ गया, राइट। तो उस ड्रॉट की वजह से क्या हुआ था, 30 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर मैं रशिया की बात करता हूं, व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जब रशिया की चाइना के साथ कहीं ना कहीं क्या थी, राइट, कॉन्फ्लिक्ट थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इट विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स who had earlier been sent to China to help in the industrialization process, राइट। तो चाइना और रशिया, राइट, और चाइना और रशिया की अगर बात की जाए तो चाइना और रशिया के बीच में क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, जो रशिया ने अपने लोगों को भेजा था चाइना के अंदर काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, उनको क्या कर लिया गया, बुला लिया गया वापस कि आप वापस आ जाओ। इन 1965 के अंदर क्या होता है, माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलरेशन कल्चर रेवोल्यूशन। माओ जो है वो लेकर आते हैं ग्रेट प्रोलरेशन कल्चर रेवोल्यूशन, 1966 से लेकर 76 तक ये चलती है। इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है और साथ ही साथ में प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहन दिया जाता है और इनको भेजा जाता है क्या करने के लिए, लर्न करने के लिए, कहां पर, कंट्री साइड, यानी कि कंट्री की तरफ से अलग अलग जगह पर भेजा जाता है कि आप जाइए और चीजों के बारे में सीख कर आइए और उसको आकर कंट्री के अंदर क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए कि किस तरह से चीजों को हमने क्या करना है, आगे लेकर जाना है। द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। तो आज जो ग्रोथ देखी जा रही है उस ग्रोथ को ट्रेस किया जा सकता है 1978 से। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेजेस, चाइना जो है वो फेजेस के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स को लेकर आया, एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, और इसी फेज में वो रिफॉर्म्स को लेकर आया। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए गए, फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद में बात की जाती है इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स की। इनिशियली अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आए, रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फिर बात कर दिया फॉरेन ट्रेड की, और फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट सेक्टर की। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, फॉर इंस्टेंस कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, राइट, जो कम्यून लैंड थी उसको क्या किया गया, लोगों की जो लैंड थी उसको स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स के अंदर क्या किया गया, बांटा गया, विच वर एलोकेटेड फॉर यूज नॉट फॉर ओनरशिप, उनको एलोकेट किया गया, यानी कि आप काम करिए इसके ऊपर, है ना, लेकिन उनको एलोकेशन नहीं हुआ जमीन का, यानी कि इंडिया के अंदर क्या आप जमीन खरीद लेते हो, लेकिन वहां पर जमीन खरीदी नहीं जा सकती है, वो सरकार की है, आप बस उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स they were allowed to keep all income from the land after paying stipulated tax, लेकिन आप क्या करिए, सारा का सारा पैसा रखिए। सरकार क्या बोलती थी कि आप क्या करिए, जमीन लीजिए, प्लॉट्स में बांटा गया जमीन को, और जमीन को प्लॉट्स में बांटने के बाद उनको काम करवाया गया उन जमीन के ऊपर, और बोला गया कि जो भी पैसा यहाँ से बनता है आप उस पैसे को लीजिए, लेकिन आपको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन वो जमीन आपकी नहीं होगी। जमीन किसकी रहेगी, जमीन बेसिकली गवर्नमेंट की रहेगी। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर काम किया गया। प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स इन जनरल्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज, दैट इज दोस एंटरप्राइज विच वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल कलेक्टिव्स इन पर्टिकुलर वर अलाउड टू प्रोड्यूस, इनको बोला गया कि आप भी क्या करिए, काम करिए, प्रोड्यूस करिए, ठीक है, तो प्रोड्यूस लेकर आइए, ऐसा इनको बोला गया, राइट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, वाघा बॉर्डर की फोटो है, राइट। तो वाघा बॉर्डर इज नॉट only a tourist place but also used for trade between India and Pakistan। तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए जब ट्रेड हुआ करता था तो वाघा बॉर्डर को यूज किया जाता था क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो देखो
At this stage, enterprise owned by the government, known as state-owned enterprises (SOE), which we in India call public sector enterprise, were made to face competition. The reform process also involved dual pricing. This means fixing the price in two ways. Farmers and industrial unit were required to buy and sell fixed quantity of inputs and output on the basis of prices fixed by the government, and rest were purchased and sold at market prices. राइट तो ये सिस्टम बेसिकली चाइना के द्वारा लेकर आया गया, जहां पर उन्होंने क्या किया गया, कम्यून्स को और साथ ही साथ में जो लोग थे राइट उनको बताया कि किस तरह से प्राइसेस जो वहां पर अफेक्ट किया जाएगा या फिर प्राइसेस लिए जाएंगे ओवर द ईयर एज प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जो प्रोपोर्शन था गुड्स और इनपुट का उसको ट्रांजैक्ट किया गया कहां पर, मार्केट में, और उसको इंक्रीज किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रेस किया गया चाइना के द्वारा, और इसके साथ ही साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है SEZ जो है वो बनाए गए। और SEZ का बेसिक काम क्या था कि चीजों को बनाकर एक्सपोर्ट करना, एक कंट्री में चीजों को बनाकर बाकी कंट्री के अंदर क्या कर देना, उसे एक्सपोर्ट करना। उसके पर्सपेक्टिव से SEZ को बनाया गया। वहीं पर अगर पाकिस्तान की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान में क्या हुआ, अगर मैं वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करता हूं जो पाकिस्तान के द्वारा अडॉप्ट की गई, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत सारी जो आपको एक किस्म से सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, आपको एक किस्म से दोनों के बीच में एक समानता देखने को मिलेगी। और वो समानता क्या थी, पाकिस्तान ने भी एक सबसे पहली बात मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है उसे एक्सेप्ट किया। जिस प्रकार से इंडिया के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल एक्सेप्ट किया गया, इंडिया ने बेसिकली क्या किया, इंडिया बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो अच्छे फीचर्स थे उसको अडॉप्ट करता है राइट उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो अच्छे फीचर थे उसको अडॉप्ट करता है। दोनों के फीचर्स को अडॉप्ट करने के बाद जो उनमें सबसे बेहतरीन फीचर थे उनको एक्सेप्ट करने के बाद वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के ऊपर काम करता है राइट उसके बाद क्या बोला गया, वेयर को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द लेट 1950s एंड लेट 1960 Pakistan introduced a variety of regulated policies framework for import substitution based industrialization. The policies combined tariff protections for manufacturing of consumer goods together with the direct import control on competing imports. अब इन्होंने भी क्या करा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसियां रखी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की क्या मतलब था कि इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी। क्यों लगाने की कोशिश करी, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है या फिर जो डोमेस्टिक मार्केट है उस डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा बेहतर किया जा सके राइट तो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया, डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करने के ऊपर ज्यादा प्रयास किया गया और उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई इंपोर्ट्स के ऊपर कि कम से कम इंपोर्ट हो। आगे क्या कहता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन led to mechanizations and increase in the public investment in the infrastructure in selected areas right तो क्या हुआ, मशीनाइजेशन का यूज हुआ राइट मशीनों का यूज किया जाने लगा राइट और ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर किया जा सके, जिसकी वजह से राइस हुआ किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आप लोगों को आया, यानी कि मशीनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीरियन स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा चेंज किया गया। यानी कि पहले अगर आप लोग समझ पा रहे थे तो आपने इंडिया के अंदर भी समझा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल करके जाते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लेकिन उसके अंदर फिर भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा गया। एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। और उसके पीछे का कारण क्या था कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंस तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जमींदार थे और जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, कॉलोनियल रूल जो हुआ करता था, उन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि किस तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ग्रो करवाया जा सके। उनका तो मात्र इतना ही प्रयास था कि किसी तरह से इंडिया से बेहतरीन जो रॉ मटेरियल है उन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करवाया जा सके, जो वहां पर यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी उसके लिए वो एक हब बन सके और वहीं पर एक्सपोर्ट करवाया जा सके। क्या करवाया जा सके, एक्सपोर्ट करवाया जा सके, क्या फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स को इंडिया के अंदर, ताकि और उसको महंगे प्राइसेस पर बेचा जा सके ताकि अच्छा पैसा बनाया जा सके। और जब अच्छा पैसा बनता था तो उस अच्छे पैसे को वो बेसिकली क्या किया करते थे, यूज किया करते थे अपने एक्सपेंशन के ऊपर, अपने ऑफिस के खर्चों के ऊपर और अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज को बियर करने के लिए। तो क्या बोला गया, इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। 1970 के अंदर पाकिस्तान के द्वारा नेशनलाइजेशन कर दिया गया कैपिटल गुड्स का। जी हाँ, कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान उसके बाद शिफ्ट करता है अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन को लेट 1970s और लेट 1980 के बीच में, व्हेन द मेजर थ्रस्ट एरियाज वर
डी नेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ोतरी दी गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर से कंट्रोल ले लिया गया और सरकारी सेक्टर्स को यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया गया, थोड़ा सा रोल ज्यादा दे दिया गया। क्या कहता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस, इसी दौरान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली मदद मिलती है किसी वेस्टर्न कंट्री से, रेमिटेंस आती है फ्रॉम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ द एमिग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट, जिसकी वजह से लोग जो है मिडल ईस्ट की तरफ जाने लगे, मूव करने लगे, और इसकी वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा बेहतर हो पाई। The then government also offered incentive to the private sector, इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करवाया, जिसकी वजह से कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट आया। 1988 के अंदर रिफॉर्म जो थे वो इनिशिएट किए गए कंट्री के अंदर। हैविंग स्टडीड अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर इट विद द इंडियाज स्ट्रेटजी, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि चाइना के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, और आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इनके फायदे क्या हुए और इसका नुकसान क्या हुआ इंडिया के संदर्भ में। आगे क्या कहता है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, इफ यू लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 इज एन इंडियन एंड अनदर अ चाइनीज, यानी कि 6 लोगों में से पहला व्यक्ति, अगर पूरे कंट्री की अगर मैं बात करूं तो 6 लोगों की, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 6 लोग हैं, अगर 6 लोगों को मैं उठाता हूं तो 6 लोगों में से हर एक पहला व्यक्ति इंडिया निकलेगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो चाइनीज निकलेगा, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन दोनों कंट्रियों की। वी शैल कंपेयर सम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ द चाइना, राइट, और इंडिया, राइट। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, अगर मैं चाइना के संदर्भ में बात करूं तो 1/10 है, राइट, और इंडिया के संदर्भ में। और दो, चाइना लार्जेस्ट नेशन है ज्योग्राफिकली भी, राइट, ऑक्युपाई करता है लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 नेशन, यानी कि एरिया वाइज भी अगर देखा जाए तो चाइना का एरिया जो है वो इंडिया से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। उसकी डेंसिटी जो है वो लोएस्ट है, क्या कहता है, अमंग द 3 नेशंस इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट। Table 8.1 shows the population growth as being the highest in Pakistan, followed by India and China, right? Scholars point out the one child norm introduced in China in the late 1970। तो अब बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए, अब चाइना क्या था, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा आगे तेजी से बढ़ रहा था, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, तो चाइना लेकर आती है वन चाइल्ड पॉलिसी, और वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत यही अलाउड था कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो एक ही चाइल्ड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की गई थी। और 1970 के अंदर चाइना जो है वो लेकर आता है वन चाइल्ड पॉलिसी, और वो एक मेजर रीजन रहा जिसकी वजह से लो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है चाइना के द्वारा देखी गई, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई, डिटरेट हुई। क्यों हुई, क्योंकि सर वहां पर लेकर आई गई उसकी गवर्नमेंट के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी। और आप लोगों को पता है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन भी होती है तो ज्यादा पॉपुलेशन का भी इंपैक्ट रिसोर्सेज के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन का होने का मतलब है कि ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का, और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का होने का मतलब है कि एक इकोनॉमी के ऊपर समस्याओं का आना, राइट। तो वही बात की गई। तो ये ऑल्सो स्टेट दैट दिस मेजर्स लेड टू द डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो, और इसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, अब वन चाइल्ड पॉलिसी चली तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेक्स रेशियोज के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला, मेल टू फीमेल रेशियो जो है बहुत ज्यादा कम देखने को मिला। कहता है यहां पर क्या बोला गया, द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। हाउएवर फ्रॉम द टेबल यू विल नोटिस दैट द सेक्स रेशियो इज लो एज एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्रीज, तीनों कंट्रियों के अंदर ये परिस्थितियां रही और तीनों कंट्रियों के अंदर ये समस्या देखी गई। ऐसा नहीं है कि चाइना ने ही इस समस्या को देखा या फिर चाइना के अंदर ये समस्या हुई, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करता हूं तो उसके अंदर भी ये समस्या देखी गई बहुत ज्यादा। आगे क्या कहता है, स्कॉलर्स cite son preference prevailing in all the 3 countries as the reason. In recent time, all 3 countries are adopting various measures to improve the situation. One child norms and the resultant arrest in the growth of the population also have other implication. For instance, after a few decades in China, there will be more elderly people in the proportion to the young people. अब ये जो one child policy लेकर आई जा रही है इसके नुकसान भी है। अब देखो इंडिया
का जो युवा है उसको यूथ बोला जाता है। यूथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है या फिर यंग जनरेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द चाइना। तो ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई गई, इस वन चाइल्ड पॉलिसी के कुछ नुकसान भी है, राइट। इसका नुकसान क्या है कि वहाँ पर एडल्ट जो एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द यंग पॉपुलेशन। दिस लीड टू चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन। तो चाइना ने फिर जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको वो फिर लेकर आ गए 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर, ताकि यंग पॉपुलेशन जो यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा हो। द फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना with India having 34% of its people living in urban areas, right। अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करता हूँ यानी कि ग्रामीण और शहरों की बात करूँ, तो शहरों के अंदर चाइना के लोग जो है यानी कि शहरों का कॉन्सेप्ट जो है वो चाइना के अंदर ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की अगर बात की जाए तो मात्र 34% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? अर्बन एरियाज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं इस टेबल के बेसिस पर अगर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं कि अगर मैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात करता हूं 2017 से 18 के बीच में, एक साइड हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं जहां पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन 1352, चाइना की 1393, पाकिस्तान की 212। और अगर एनुअल ग्रोथ रेट की देखी जाए तो यहाँ पर 1.03% और चाइना के अंदर 0.46% और पाकिस्तान की वहां पर देखी जाए तो 2.05% ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात की जाए तो अगर पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कितना इंपैक्ट डेंसिटी का पड़ रहा है, कितना पॉपुलेशन है, तो उसकी बात की जाए तो 455, 148 एंड 275। सेक्स रेशियो की बात की जाए यानी कि मेल टू फीमेल की बात की जाए तो 924 फीमेल पर 1000 मेल, यहाँ पर 949 फीमेल्स पर 1000 मेल और 943 फीमेल्स पर 1000 मेल इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाता है। फर्टिलिटी रेट 2.2%, राइट। और वहीं पर चाइना की बात की जाए तो 1.7 और पाकिस्तान की बात की जाए तो 3.6%। अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 34% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन सेक्टर। वहीं पर अगर चाइना की बात की जाती है तो 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? अर्बन एरियाज के अंदर। और लास्ट में अगर मैं आपके पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो पाकिस्तान की 37% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर क्या कर रही है? रह रही है, रिसाइड कर रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बाकी सेक्टर्स के बारे में बात की जाए, जीडीपी की अगर बात की जाए तो किस कंट्री की जीडीपी कितनी है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो कहते हैं वन ऑफ द मच टॉक्ड इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड अबाउट चाइना इज इट्स ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाइना के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है। अगर मैं भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करता हूं चाइना को, तो चाइना का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर बहुत तेजी देखने को मिली है। उसका कारण क्या रहा वह ये समझते हैं। तो चाइना क्या है? कहता है सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करता हूं तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना की जो इकोनॉमी है वो 22.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 9.03 ट्रिलियन डॉलर की है। और वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है या फिर 1 ट्रिलियन डॉलर की भी नहीं है, राइट। तो क्या बोलता है यहाँ पर? रफली अबाउट 11% ऑफ द इंडियाज जीडीपी, जो कि 11% है भारत की जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाए। और इंडिया की जीडीपी जो है वो 41% है चाइना की जीडीपी के हिसाब से। यानी कि इंडिया की जीडीपी चाइना के साथ अगर चाइना के साथ कंपेयर किया जाए तो चाइना के मुकाबले 50% भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों कंट्रीज जो है वो अलग अलग आजाद ना होकर कहीं ना कहीं उनका डिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं सेम देखी गई। पाकिस्तान और इंडिया तो 1947 के अंदर ही एक दूसरे से अलग होते हैं और 1947 के अंदर ही दो राष्ट्र के रूप में निकल के आते हैं। वहीं पर अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना 1951 के अंदर, राइट, चाइना जो है 1949 के अंदर सॉरी अलग होता है या फिर एक नई कंट्री बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रोथ है वो चाइना के अंदर ज्यादा देखा गया। चाइना आज अगर जीडीपी की बात की जाए तो 22.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत मात्र 9.03 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। और वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं बन पाया। इसके पीछे के कारण क्या रहे, इसके पीछे के प्रभाव क्या रहे, कारण क्या थे, आइए उस कारणों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। कहते हैं चाइना's GDP when many developed countries were finding it difficult to maintain the growth rate of every 5%, China was able to maintain near
डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s एज कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 8.2। अगर मैं टेबल 8.2 के साथ अगर चीजों को कंपेयर करने का प्रयास करूं तो चाइना जो है कहता है जहां पर कंट्रीज जो स्ट्रगल कर रही थी कि वो 5% तक का भी ग्रोथ जो है वो देख पाए, वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, राइट, 5% तक का ग्रोथ देख पाए, वहीं पर चाइना जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ देख पाया 1980 के अंदर। यानी कि कंट्री स्ट्रगल कर रही थी कि भाई उनके जीडीपी के अंदर ज्यादा नहीं तो 5% का ग्रोथ आए, लेकिन चाइना एक ऐसी इकोनॉमी रही जो डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ करती है या फिर डबल डिजिट के अंदर उसका ग्रोथ जो है वो देखा जाता है। उसके पीछे के कारण क्या रहे? ऑल्सो नोटिस दैट इन 1980s पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया, राइट। 1980 के अंदर देखो कितनी बड़ी कहानी है, 1980 के अंदर जो पाकिस्तान था वो इंडिया से आगे था, राइट। चाइना वॉज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वॉज एट द बॉटम, यानी कि तीसरे नंबर पर, बॉटम के स्थान पर आता था हमारा भारत। 2015 और 17 की बात की जाए तो डिक्लाइन देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर क्या देखा गया है? डिक्लाइन देखा गया है। क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण रहे उन डिक्लाइन के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा चाइना है, और यहाँ पर इस तरफ देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान, राइट। यहाँ पर क्या बेटा, इंडिया, यहाँ पर चाइना, और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एरिया वाइज पाकिस्तान जो है चाइना जो है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, और ज्यादा एरिया कहीं ना कहीं चाइना के पास है। उसके बाद एरियाज की अगर बात की जाए तो इंडिया के पास है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास है। लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो देखा जाए तो वो पाकिस्तान में ज्यादा हुआ करता था 1980 में भारत के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग देख पाए, जहां पे कंट्रियां 5% तक की जीडीपी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रही थी और एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी ग्रोथ, वहां पर चाइना जो है डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखता है। अब आइए अब आगे समझते हैं। अगर मैं 1980 से 99 और 2015 से 17 के बीच में कंपेयर करूं तो इंडिया की ग्रोथ थी 5.7%, जो अब हो चुके हैं 7.3%। चाइना की बात की जाए तो 10.3% थी, अब 6.8% है। वहीं पर पाकिस्तान की बात की जाए तो 6.3% थी, और अब और गिर चुकी है, और अब कितनी हो चुकी है, 5.3% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 5.3% जो है इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर, तो उसको भी आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। एंड चाइना's growth rate, whereas India met with moderate increase in the growth rate, some scholars hold the performance reforms process introduced in Pakistan and political instability over a long period as a reason behind the declining growth rate in Pakistan. तो पाकिस्तान के वहां पर अगर देखा जाए तो मिलिट्री रूल जल्दी क्या क्या करता है, अप्लाई करता है, मिलिट्री रूल जल्दी चला करता है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, इन पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी को भी एक कारण माना गया, जिन कारणों की वजह से ये बोला गया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाई एज कंपेरेटिवली इंडिया एंड चाइना, राइट। आगे क्या बात की गई? We will study in later section which sector contributed to the different growth rates in these countries. First, look at how people engaged in different sectors contribute to the GDP called gross value addition. यानी कि अब gross value addition का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यू ऐड की जा रही है, और वैल्यू एडिशन बेसिकली डिफाइन होता है कि लोग किस किस सेक्टर्स के अंदर कितना कितना योगदान कर रहे हैं। It was pointed out in the previous section that China and Pakistan have more proportion of the urban population. पहले ही आप लोगों को पता है और बता दिया है मैंने कि अर्बन पॉपुलेशन के अंदर जो ज्यादा योगदान है वो किसका है? पाकिस्तान का है, चाइना का है। चाइना की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? अर्बन एरियाज के अंदर है। उसके बाद पाकिस्तान है, और इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज के ऊपर ज्यादा निर्भर है, या फिर रूरल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। इन चाइना, due to topographic and climatic condition, the area suitable for cultivation is relatively small. Only about 10% of the total land area. यानी कि अगर इरिगेशन की बात की जाए, कल्टीवेशन की बात की जाए, तो कल्टीवेशन के पर्सपेक्टिव से चाइना के अंदर मात्र 10% तक का एरिया, इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी मात्र 10% ऐसा एरिया है जो कल्टीवेशन के लिए योग्य है, या फिर जहां पर कल्टीवेशन की जा सकती है। The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivation area in India. अंटिल देखो कितनी ज्यादा जगह है कि जो उसका 10% है वो भारत का कितना हुआ बेटा? 40% हुआ।
Until in 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming, right? 1980 तक क्या था, फार्मिंग के ऊपर था, यानी कि ये भी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एज देयर सोल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. Since then, the government encouraged people to leave their field and pursue other activities such as handicraft, commerce and transport. लोगों को encourage किया गया, लोगों को बोला गया कि आप कुछ और इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करिए, क्योंकि 1980 तक तो कैसी इकोनॉमी थी, चाइना की कैसी इकोनॉमी हुआ करती थी, एग्रेरियन इकोनॉमी ही हुआ करती थी. तो उनको बोला गया कि आप कॉमर्स सेक्टर के अंदर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर काम करिए. 2018 से 19 की बात की जाए तो 26% ऑफ द वर्कफोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर, राइट. 18 और 19 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 26% योगदान रह गया मात्र किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीवीए इन द चाइना इज 7%, राइट, 7% है. इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड वर 16% एंड 24% रिस्पेक्टिवली, राइट. इंडिया का 16% था और पाकिस्तान का 24% था, लेकिन ये प्रोपोर्शन जो था वर्कफोर्स का, राइट, जो सेक्टर के अंदर काम करती थी वो इंडिया के अंदर ज्यादा देखा गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन इनका कम है. कंट्रीब्यूशन इंडिया का 16% है, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 24% हुआ करता था. लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसमें इंडिया में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, राइट. In Pakistan, about 41% of the people work in the agriculture, whereas in India it is 43%. अगर पाकिस्तान की बात किया तो 41% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करते हैं और भारत में 43%. 24% of the Pakistan workforce is engaging in the industry, but it produce 19% of the GVA. यानी कि अगर बात की जाए तो 24% पाकिस्तान की जो वर्कफोर्स है वो इंगेज है किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर. किसके अंदर काम कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर काम कर रही है. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर मात्र 19% का है, राइट. आगे क्या कहता है, इन इंडिया इंडस्ट्री वर्कफोर्स अकाउंट फॉर 25%. इंडिया के अंदर कितना है बेटा, 25% है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है इंडिया के अंदर, 25% है. अकाउंट फॉर 25% बट प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 30% ऑफ द जीवीए. चाइना इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करता है जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड में 41% एंड एम्प्लॉय करता है 28% ऑफ द वर्कफोर्स. इन ऑल द 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट शेयर टू द ग्रोस वैल्यू एडेड. ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर जो हाईएस्ट शेयर है वो किसका है, सर्विस सेक्टर का है. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज फर्स्ट शिफ्ट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री एंड देन टू द सर्विसेज. तो अपने कंट्रीब्यूशन को शिफ्ट करते चले गए. कहां से शिफ्ट किया बेटा, सबसे पहले वो शिफ्ट करके चले गए कहां पर, एग्रीकल्चर से अपना सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर. और मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है, हमारी सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है. This is what is happening in China, as can be seen from the table 8.3. The proportion of the workforce engaged in industry in India and Pakistan were low as 25% and 24% respectively. The contribution of the industry to the gross value added is at 30% in India and 19% in Pakistan. In these countries, the shift is taking place directly to the service sector. लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा योगदान जो है वो इनके द्वारा दिया जाने लगा है. क्लियर है, ये सब आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे. अब आगे समझते हैं इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, कितनी हुई है और क्या हुई है. You might have studied about the importance of human development indicators in the lower classes and the position of many developed and developing countries. Let us look how India, China and Pakistan have performed in some of the selective indicator of the human development. लोगों का विकास कितना हुआ उनके मुकाबले में हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया 0.645 और चाइना 0.761 और पाकिस्तान 0.557. रैंक बेस्ड ऑन एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर अगर बात की जाए तो इंडिया 130, चाइना 87 और पाकिस्तान 154. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जाए तो इंडिया 69.7, चाइना 76.9 और पाकिस्तान 67.3. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया 6.5 और 8.1 और 5.2. ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात की जाए, यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो 6,681, 16,057 और वहीं पर पाकिस्तान की बात की जाए 5,000. इसी तरह से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन कितनी है वो बात की जाए, और वहीं पर अगर यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कितनों को मिल रहा है उसके बारे में बात की जाए तो आपको डिफरेंट परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा. राइट. चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो एक चीज जो टेबल से हमें समझ में आती है वो ये है कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, चाइना कहीं ना कहीं
पाकिस्तान से भी बेहतर कर रहा है और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर पा रहा है एज कंपेयर टू द इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस इज ट्रू फॉर मैनी इंडिकेटर, इनकम इंडिकेटर एंड such as GDP per capita, proportion of the population below poverty line, health indicators such as mortality rate, access to sanitation rate, life expectancy rate और malnutrition की अगर बात की जाए, China and Pakistan are ahead of India in reducing proportion of the people below the poverty line and also their performance in sanitation. यानी कि भैया चाइना और पाकिस्तान दोनों आगे हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर इंडिया से, और ये वास्तविकता है. यानी कि सच्चाई ये है कि कुछ सेक्टर्स के अंदर चाइना और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ओवरलीड कर चुके हैं, और ये वास्तविकता है और सच्चाई है जो हमें माननी चाहिए. बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन्स फ्रॉम द मैटरनल मोर्टेलिटी. चाइना फॉर 1 लाख बर्थ only 29 women die, whereas in India and Pakistan about 133 and 144 women dies respectively. बर्थ के टाइम पर कितनी महिलाओं की जान चली जाती है उसके बारे में बताया गया. तो चाइना में ये मात्र 29 वुमेन डाई करती हैं, लेकिन वहीं पर अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की है तो इंडिया के अंदर 133 और पाकिस्तान के अंदर 140. तो आप सोच सकते हैं. सरप्राइजिंगली ऑल द 3 countries report providing improved drinking water sources for most of its population. China has the smallest share of poor amongst the 3 countries. First find out yourself how the difference occurs, right? आपने आपसे कोशिश करी कि क्या कारण रहे और किन कारणों की वजह से ये जो डिफरेंसेस है ये देखे जा रहे हैं तीनों कंट्रियों के अंदर, जबकि तीनों कंट्री जो है वो आज़ाद तो कहीं ना कहीं या फिर निकल कर आती हैं एक साथ ही. और वहीं पर अगर चाइना की बात की जाए, चाइना तो इंडिया और पाकिस्तान के बाद निकल कर आया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बेहतर कर पाया. In dealing with making judgment on such questions, however, we should also note a problem while using the human development indicators given above with conviction. This occurs because these are all extremely important indicators, but these are not sufficient. कहता है ये इंडिकेटर जरूरी तो है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, राइट? हम बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लिबर्टी इंडिकेटर है. वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड टू अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, बट इट हैज नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट. सम obvious liberty indicator like measures of the extent of the constitution protection given right to the citizens. liberty मतलब freedom कितनी है. अगर freedom के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर कर पाता है, राइट? तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कितनी प्रोडक्टिव है. रूल ऑफ लॉ का क्या लॉ है, राइट? नॉट इवन बीइंग इंट्रोड्यूस सो फॉर विदाउट इंक्लूडिंग दिस एंड परहैप्स सम मोर एंड गिविंग देम ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस इन द लिस्ट, द constructions of a human development index may be said to be incomplete and its usefulness is limited, right? तो कहता है कि लिबर्टी इंडेक्स को भी हमें कहीं ना कहीं कंपेयर करना चाहिए कि लिबर्टी वाइज भी इंडिया और पाकिस्तान और चाइना को हमें थोड़ा सा मेजर करना चाहिए कि कौन ज़्यादा आगे है और जो कौन ज़्यादा बेहतर कर पाया. अगर मैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की बात करूं, इट इज कॉमन टू फाइंड आउट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ए कंट्री एज अ मॉडल टू अदर फॉर रीजन एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट. इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आर neighboring countries. It is necessary to have an understanding of the roots of their success and failures. It is also necessary to distinguish between and contrast the different phases of their strategies. तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को समझना जरूरी क्यों है? ताकि हमें हमारे पड़ोसियों के बारे में पता चल सके कि क्या क्या उनके द्वारा किया गया, क्यों इतना ज़्यादा वो डेवलप कर पाए एज कंपेरेटिवली. अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग भी उन चीज़ों के ऊपर क्या कर सके, ध्यान रख सकें और आगे कोशिश करें कि आगे उन चीज़ों को बेहतर कर सकें. Let us take an initiation of reforms as a point of reference. We know that the reforms were initiated in China 1978. पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म लेके आए गए 1988 के अंदर और इंडिया के अंदर 1991 के अंदर, राइट? अब रिफॉर्म्स आते हैं. रिफॉर्म्स कब आते हैं? चाइना पहले ही रिफॉर्म्स लेकर बैठ गया था, यानी कि लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर को पहले ही ग्रो करना शुरू कर दिया था चाइना ने 1978 के अंदर. पाकिस्तान लेके आता है 1988 के अंदर और इंडिया बाद में आता है 1991 के अंदर. लेट अस ब्रीफली असेस देयर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स इन प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. व्हाई डू चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इन 1978? चाइना क्यों लेकर आता है? चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान को तो भैया सीधा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और IMF ने बोल दिया था कि भैया अगर आपको हमसे पैसा चाहिए, अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो कहीं ना कहीं हम आपको लोन तभी प्रोवाइड करेंगे
जब आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेकर आओगे, और उसी का कारण था कि आपने एलपीजी रिफॉर्म्स देखे थे। देखिए चाइना के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, चाइना को ऐसा कोई प्रेशर था ही नहीं, ना ही आईबीआरडी से, ना ही आईएमएफ से, यानी कि चाइना बेहतर कर रहा था। The new leadership at that time in the China was not happy with the slow pace of the growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule, right? Maoist rule चला करता था, right? वन पार्टी रूल था। तो जो ये ग्रोथ तो थी चाइना में, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेगनेंट और बहुत ज्यादा तेजी से स्टेगनेंट थी, इतनी ज्यादा तेजी से नहीं हो पा रही थी। तो उसी का कारण था कि उनको लगा कि भाई अब क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। तो जो माओइस्ट थे, विजन थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो किसके ऊपर थी? डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर थी, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर थी, एंड शनिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल हैड फेल्ड। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, कलेक्टिविज्म्स, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड्स एंड अदर इनिशिएटिव्स, द पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 1978 वाज द सेम एज इट वाज इन द मिड 1950s। पर कैपिटा आउटपुट फिर भी सेम था, यानी कि सारे प्रयास किए गए, फिर भी चाइना जो है वो फेल कर जाता है। लेकिन फिर चाइना के माइंड में आता है कि भैया अब हमें नई पॉलिसीज जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, राइट। इसीलिए ये पॉलिसीज को क्या किया गया यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, ठीक है। तो चाइना इसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब आगे समझने की बात करते हैं और आगे समझने का कोशिश करते हैं। दैट वाज बेसिकली एक्सेप्टेड बाय चाइना, ठीक है। It is important to know it can be earned if a country is able to build up its foreign exchange earning by sustainable export of the manufacturing good. It need not to worry. In Pakistan, most foreign exchange earning came from the remittance from the Pakistan workers in the Middle East and the export of the highly volatile agriculture product. There was also growing dependence on the foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying the loans to the लोन बैक, राइट। अब वो देखो क्या कहता है, एक कह रहा है सिंपल सी बात है, कहता है फॉरेन सेक्टर का भी अच्छा करना जरूरी है, फॉरेन ट्रेड भी अच्छा होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखी जाएगी। इंडिया के अंदर देखा जाए या फिर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि जो पर्सन जो मिडल ईस्ट में जाकर काम कर रहे हैं वो उनके द्वारा रेमिटेंस भेजी जाती है अपनी कंट्री के अंदर। तो उन्हीं रेमिटेंस का कारण है, उन्हीं रेमिटेंस का रीजन है कि वो फॉरेन करेंसी को दूसरी कंट्रीज के अंदर लेकर आते हैं। However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining. In 2017-18, the annual plan 2019-20 report that the GDP registered a growth of 5.5%, highest when compared to the previous decade, while agriculture recorded growth rate far from satisfactory level. Industrial and service sectors grew at 4.9 and 6.2% respectively. Many macroeconomic indicator also began to show stable and positive trend, यानी कि ये सारे सेक्टर्स भी इनके कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। अब आइए कंक्लूजन पढ़ते हैं। कहता है व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ आवर नेबर्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रैवल्ड 7 decades of development path with valid results till the late 1970s. All of them were maintaining the same level of development, low development थी। The last 3 decades have taken these countries to different level. India with democratic institutions performed moderately, but a majority of its people still depends upon the agriculture. फिर भी agriculture के ऊपर dependence ज़्यादा है। India has taken many initiative ताकि infrastructure को develop किया जा सके, standard of living को improve किया जा सके, right? Scholars को opinion दिए जाते हैं political instability के, right? Over dependence on the remittance and foreign and aid along with the volatile performance of the agriculture sectors are the reason for the slowdown of the Pakistan economy. Yet last 5-year plans, many macroeconomic indicators began showing positive and moderate growth rates reflecting the economic recovery. In China, the lack of political freedom and its implications for human rights are major concern. Yet अभी तक ये समस्या कहीं ना कहीं किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, ये चाइना के साथ अभी भी ये समस्या है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का जो रूल है वो अभी भी उतना ज़्यादा ही प्रीडोमिनेंट है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सके, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ जय हिंद।